कैट अब ख़त्म हो चुका है एंड ज़ैट उसके बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ही अम्ब्रेला एग्ज़ाम है एंड इर्रेस्पेक्टिव आपका कैट कैसा भी क्या, ज़ैट को आप हल्के में नहीं ले सकते बिकॉज़ एक्सेल-आर-आई। एक्सेल-आर-आई एक ऐसा कॉलेज है जो आपकी दुनिया बदल सकता है अगर आपका ज़ैट अच्छा चला जाए। आपका कैट अच्छा गया हो फिर भी बिकॉज़ ऑब्वियसली यू नो द रैंकिंग्स, बट अगर आपका कैट अच्छा नहीं गया एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एग्ज़ाम जो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस में एंट्री दे दे जो कैट भी कंसिडर करता है, देन that is for you. And in the next 20 days, what do you need to do? I've sourced all the insights from my friends who are in XLRI, and I've also given a few of my suggestions. तो इसमें मैं resources, strategy, section wise सब बताऊंगा, कुछ अपने फंडे भी दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. So please stick till the long, please stick till the last, and I'm sure your time won't be wasted. मैं मेरा इंटेंशन कभी नहीं होगा आपका टाइम वेस्ट करने का. Let's go. अब भाई आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूँ कैट में अच्छा है तो मेरा जीडीपीआई कोर्स ले लो भाई। बहुत ही अच्छा कोर्स है, शुरू होने वाला है सैटरडे से विच इज़ 14th, शायद सही बोल रहा हूँ मैं, 14th है, 14th या 13th, एंड आई विल गिव माय ब्लड एंड स्वेट एंड वी हैव अ बिग टीम। आप वेबसाइट चेक कीजिए, पर्सनलाइज़ मेंटरशिप एट इट्स बेस्ट है ये। मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा पर्सनलाइज़ मेंटरशिप आपको नहीं मिलेगा। इफ़ यू ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्रस्ट माय instincts, if you trust my intentions, you will not regret joining the course. फीडबैक वगैरह देख लेना, उसमें मैंने रॉ फीडबैक शीट अटैच कर रखी है पिछले साल की जो लोगों ने लिखा है, डायरेक्ट गूगल शीट डाल दी, नथिंग चेंज, कोई भी रेटिंग कुछ चेंज नहीं किया है। उसमें हमारी ड्रॉबैक्स भी है, जो गलत किया हमने, जो हमने सही किया वो भी है, कौन कहाँ गया वो सब कुछ है। सो इट इज़ फॉर यू, गो एंड चेक इट आउट। सो मैं पेपर लेके रखा हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए, पेपर से देख के बोलूँ तो गाली मत देना। सबसे पहले तो यार एक चीज़ बोल देता हूँ, ये एग्ज़ाम ना जनरली कैट से टफ़र होता है और कैट से डिफरेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा देर तक आपको बैठना पड़ता है, 3 साढ़े 3 घंटे का एग्ज़ाम है भाई, मर जाता है इंसान। मतलब मैं जब गया ना मैं मर गया था, क्योंकि कैट में 2-2 घंटे बैठने की आदत हो गई, फिर स्नैप 1 घंटा, माइकैट भी इतना लंबा एग्ज़ाम आपसे नहीं सहन होगा। तो आप सबसे पहले बैठने की प्रैक्टिस करो। 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे एक स्ट्रेच में बैठ के कॉन्सन्ट्रेट करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। आधे लोग तो गेम वहीं पे हार जाते हैं। सेकंड, सेक्शनल कट ऑफ ज़रूर है एक्सएलआरआई के लिए, एक्सएमडी के लिए, लेकिन कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है ज़ैड एग्ज़ाम में, तो आप अपने स्ट्रेंथ्स पे प्ले कर सकते हो, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड थिंग। थर्ड, एक नया सेक्शन आ जाता है उसमें, व्हिच इज़ अ डीएम सेक्शन, जो किसी का मास्टरिंग नहीं है। सो यू हैव अ चांस कि आप इन 20 दिनों में उसको अच्छा करके एक अनफेयर एडवांटेज उठा सको। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ, जीके भी आ जाता है, नॉट अ मेक और ब्रेक, बट हाँ, डिसेंट रहेगा तो आपके पास इंटरव्यू में डिफेंड करने के लिए कुछ होगा। सो सब कुछ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स कट टू द चेस, लेट्स स्टार्ट विथ क्यूएडीआई फर्स्ट। एंड हाँ, अगर आप आगे देखना नहीं वाले को तो मैं आपको बता दूं, आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप अपने बहुत सारे मार्क्स खोने से बता दोगे, एंड आई प्रूव इट मैथमेटिकली टू यू। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट because this concept I have learned during my MBA and you will also have learned if you have done probability, still I will explain it to you, ठीक है? बट बाद में QADI, पहली बात तो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, एरिथमेटिक एल्जेब्रा अगर आपने किया है उसी पे फोकस करो। जनरली एल्जेब्रा हैवी एल्जेब्रा आते हैं, ज्योमेट्री आ जाता है, मेंसुरेशन आ जाता है, पीएनसी आता है, ये सब टॉपिक्स जितना कैट में वेटेज नहीं देता उससे ज़्यादा जैट में आपको दिख जाता है। बट डू नॉट बी डॉन्टेड कि भाई मैं वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ उठाने जाओगे अभी, उसके वजह से आपका जो टॉपिक ऑलरेडी स्ट्रांग है वो वीक हो गया तो चीज़ खराब हो जाएगी। इस चीज़ को समझना। लेटिंग गो ऑफ योर स्ट्रांग हैंड to take your weak hand to level 1 instead of taking your strong hand to level 10 is always a losing strategy। लेकिन इसमें फ्लिप साइड ये है कि क्यूए डीआई एक साथ आता है और डीआई एज अ सेक्शन थोड़ा इजी रहता है, उसमें ग्राफ्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप ग्राफ्स प्रैक्टिस कर लोगे एंड समझ जाओगे तो क्वेश्चंस प्रीटी मच डायरेक्ट होते हैं। वो 2 सेट जो आते हैं ना वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। मेरे को याद है मेरा मेजॉरिटी स्कोर वहीं से आता था क्यूए डीआई में, क्योंकि मैं ग्राफ्स के साथ कंफर्टेबल था। अगर आप ग्राफ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आई वुड सजेस्ट यू कि ग्राफ्स करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? डीआई के बारे में बता दिया। हाँ, कॉन्सेप्ट हैवी होता है, स्पीड क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कैट में क्या है, स्पीड क्राइटेरिया। कॉन्सेप्ट उतना भी ज़्यादा तगड़ा नहीं है, डिसीजन मेकिंग वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका टाइम बहुत जल्दी जा रहा होता है। यहाँ पे क्योंकि टाइम बैरियर नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितना डेप्थ है, वो बहुत ज़रूरी है।
एंड इसीलिए क्वेश्चन थोड़े से टफ भी रहते हैं एज कम्पेयर टू कैट। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो टाइम के जो प्रीवियस ईयर मॉक्स होते थे भाई उससे प्रैक्टिस करो और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ो। बहुत है, कैट के लिए आप जितना जैसे प्रिपेयर करे थे वो इनफ है जैट के लिए। आपको क्यूए डीआई के लिए तो एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत है तो कैलकुलेशन पेपर में करना शुरू कर दो और स्पीड हो जाओ उसमें, बट रेस्ट ऑफ इट इज़ फाइन। आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं दिया जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द वीएएलआर सेक्शन। अब देखो यार, वीए जो है ना, वीएएलआर वर्बल, वो जैट का कैट से टफ होता है इन टर्म्स ऑफ, आप पैराग्राफ का लेवल देखो, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखो, टफ हो जाता है। उसमें पोएम आरसी भी आता है जो नया है एंड विच मेक्स थिंग्स टफ। छोटे छोटे आरसी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट अगर आप उनको समझ गए तो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। लेकिन उनको समझना बहुत बड़ा चैलेंज है विच इज़, मैं समझता हूँ इस बात को भी, मैंने ट्राई किया था and मेरे से नहीं होता था। बट ऑन द फ्लिप साइड जो वीए है आपका, जो पीजेस है, ऑड वन आउट है, फिर आपका ग्रामर है, इट्स इजी मार्क्स। ग्रामर इज इजी मार्क्स। पीजे और ऑड वन आउट तो हमेशा से थोड़ा सा इधर उधर रहता ही है, समरी भी शायद आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के अच्छे से स्टडी करना भी क्या आ रहा है एंड देखना आप अपने स्ट्रेंथ्स को कहाँ पे डाल सकते हो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी एलआर में अगेन नॉट वेरी टफ, कैट लेवल से थोड़ा इधर उधर है, थोड़े नई नई चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस। अगर आप स्नैप दे रहे हो तो वो भी आपसे हो जाएगा जैट का, वरना फिर आप कुछ क्लासेस लगा लो यार, मतलब इतना भी टफ नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग इज समथिंग दे कॉन्सेंट्रेट ऑन अ लॉट, तो क्रिटिकल रीजनिंग के साइड ही वो लोग जाएंगे एंड उसी को वो लोग ज़्यादातर लॉजिकल रीजनिंग का नाम दे रहे हैं। अभी जो ये पोएम वाला आरसी है ना भाई, वो बहुत टफ आता है, तो अगर आप नहीं हो कंफर्टेबल, बेमतलब फर्स्ट पे टाइम मत ज़ाया करना। उसके अलावा क्या है, हाँ, प्रैक्टिस वहाँ से करो। तो आईएमएस का कैट 100 वो आरसी का एक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। एरिस्टोटल आरसी वाला है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। एंड पास दैट ईयर पेपर, इतना काफ़ी है, इतना आप कर लोगे भाई। एरिस्टोटल और आईएमएस 100 में बहुत कुछ है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट डू इट, बिकॉज उनको ये नहीं है कि भाई रिसोर्सेज की कमी है, इंटेंट की कमी होती है। इंटेंट की कमी प्लीज़ मत रखना अपने प्रिपरेशन में, बिकॉज आपने एक साल कैट के लिए दिया जो अंडरस्टैंडेबल। कैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, बट इट्स नॉट द ओनली एग्जाम। ये चीज़ आपको समझना होगा। यू वॉन्ट टू डू एम बी ए फ्रॉम अ गुड कॉलेज, दैट इज़ योर एम, इट शुड नॉट नेसेसरीली बी एन आई एम। एंड इसीलिए आपको जैट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। दैट बीइंग सेड, वीए में आप 1 मिनट से ज़्यादा मत, सॉरी 1 घंटे से ज़्यादा मत दो अनलेस वो आपका स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट मैं आई विल गो ऑन टू से, अच्छा छोड़ो, स्ट्रैटेजी लास्ट में बताऊँगा सेक्शन वाइज़। नाउ वी विल गो टू डीएम, अ न्यू सेक्शन, डिसीजन मेकिंग, एंड उसका पूरा नाम सोचो। उसका पूरा नाम है बिज़नेस डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे एथिकल सेट पे, मैनेजरियल लेवल पे आते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा कैच क्या है ना, कि हमारी फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं एंड सोचते हैं कि ये सही आंसर होगा। बट याद रखो, जब आप एक बिज़नेस की तरह डिसीजन ले रहे हो, इमोशंस काम नहीं आते। अगर कुछ चीज़ हार्श है बट ट्रूथ है, इट डज़ नॉट कम ओवर इमोशंस। अगर कोई आपकी टूवर्ड्स लॉयल है बट वो अनएथिकल है, सो इट डज़ नॉट कम। फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि भाई मान लो मेरे समय था ऐसा एक सेट, जिसमें एक टीचर के पास कुछ लोग गए थे, उनका एक ग्रुप मेंबर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कोई मर-वर गया था, तो वो लोग गए थे कि भाई हम लोग के लिए डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए प्रोजेक्ट, और प्रोफ़ेसर को कॉल लेना था। तो भाई वो 3-4 ऑप्शंस थे, मैंने एक ऑप्शन मार्क किया जिसमें कि सामने वाले का थोड़ा-सा स्कोर कम कर देना, बाकी सबको ज़्यादा स्कोर देना, ये वो। एंड भाई आंसर तो बहुत ही शॉकिंग था। आंसर कुछ मेरे को जितना याद है, अगेन आई हैव टू सी इट, बट एज़ मच एज़ आई एम एबल टू रिकॉल, द आंसर वाज़ कि भाई सबको फेल कर दिया। मतलब उसने क्या कर रहा है भाई? बट अगर आप इसको इस लेंस से देखो कि वो किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहते, वो किसी को ये नहीं देना चाहते, क्या बोलते हैं ना, अनफेयर एडवांटेज नहीं देना चाहते, तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग के हिसाब से उन्होंने सही डिसीजन लिया, इवन दो एम्पैथी के हिसाब से उतना खास डिसीजन नहीं था। सो द ग्राउंड रूल इज कि भाई आप एम्पैथी को अपना बेस बना के नहीं चल सकते, आपको लॉजिक को अपना बेस बना के चलना होगा। यू हैव टू पिक अप हार्श ट्रुथ इंस्टेड ऑफ एम्पैथी एंड क्या बोलते हैं ना, लॉयल्टी। एथिकलनेस मैटर्स अ लॉट इन बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और देता हूँ कि अगर आपका एक छोटा बिजनेस है, मतलब आपका एक बड़ा बिजनेस है, आपने कोई मूव चला जिसके चलते वो छोटा बिजनेस मर जाएगा, सो वुड यू नॉट डू दैट? एथिकली इट इज़ रॉन्ग, मॉरली इट इज़ रॉन्ग। भाई किसी का घर उजड़ जाएगा, वो क्या कमाएगा? बट बिजनेस वाइज तो आप ये करते हैं क्योंकि आपको बिजनेस में डोमिनेट करना है। तो रिमेंबर, इट इज़ नॉट जस्ट डिसीजन मेकिंग, इट्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग। Be very clear on that. Decision making and business decision making are two completely different things. ठीक है, not a lot of people stress on it. अब
इसमें मैंने आपको बता दिया नया सेक्शन है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्या-क्या आता है, ठीक है? मैंने आपको थोड़ा-सा हिंट दे दिया। हुँ। अब एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत लोग नहीं बताते कि कोचिंग सेंटर्स हैं ना जो पढ़ाते हैं इसको, वो लोग मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन उसको घुमा के पढ़ाते हैं। क्योंकि वो कुछ नया क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, उनको पता है नहीं क्या आएगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एंड अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस कि अगर आपने पहले कोचिंग में देख लिया, मान लीजिए पहले आपने डिसीजन मेकिंग का पूरा कोर्स कर लिया किसी से एंड फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हो, आप देखोगे ओ भाई ये तो सारा सेम है। आपको सबके आंसर पता है, तो आप जो एग्ज़ाम देते हो उसका आपको रियल स्कोर तो पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 30 मार खान हो कि डंका बेडी हो, कुछ समझ नहीं आएगा। एंड द रीज़न इज़ वेरी क्लियर क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी आपने उन सब का आंसर देख रखा है, एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड है। आप ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट एक तरह से जानते हो। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग इनटू द क्लासेस, आप भले ही एक फ्रेमवर्क देख लो। जैसे मेरे समय में एक फ्रेमवर्क बहुत चल रहा था, व्हिच इज़ हू, व्हाट, व्हाई, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव। ठीक है? वैसा ही कुछ फ्रेमवर्क अपने लिए बनाओ जिसको आप यूज़ करोगे। एंड मैं ये फ्रेमवर्क आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि सबका अलग-अलग फ्रेमवर्क है एंड मैं कोई इतना उस्ताद भी नहीं हूँ जो मैं आपको समझा पाऊँ कि 10 सेकंड के अंदर मैं आपको समझा दूँगा ये फ्रेमवर्क क्या होता है। यू शुड गो इन डेप्थ। बट हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से करो, कोचिंग वगैरह का प्रैक्टिस मटेरियल में मत रिलाई करो। और एक अच्छा चैनल है प्रियाशा दास का, शी कवर्ड डिसीजन मेकिंग इज़ रियली वेल, शी इज़ आल्सो एन एक्सेल-आर-आई ग्रेड, तो उसमें बहुत अच्छा है। अब देखो भैया बात आया लास्ट जीके का। जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसमें नेगेटिव नहीं है, शायद आपको सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं सारे मार्क करना एंड मेक और ब्रेक नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि 80 परसेंटाइल अगर आपका जीके में आ गया तो आप बाकी सब में कम लाए तो चलेगा। इट इज़ जस्ट फॉर वैनिटी चेक। तो आपको बहुत टाइम नहीं देना उसमें। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? आईएमएस का जो जीके कंपेंडियम है, इट्स मोर देन इनफ। बस ये दिखना चाहिए कि हाँ, ये बंदा जीके करता है एंड यू नो इम्पोर्टेंट है जानना दुनिया के बारे में। और शायद एक्सएलआरआई इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है, तो इसीलिए उन्होंने पेपर में ही रख दिया है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी व्हिच आई टोल्ड, जिसके लिए हो सकता है मुझे गाली पड़े। फर्स्ट इज़ कि भाई 75 क्वेश्चंस है, ठीक है? वीएलआर में 26 है, डीएम में 21 है, पॉइंट्स डीआई में 28 है। 75 क्वेश्चंस 180 मिनट। आपको एटलीस्ट 40 मिनट देना चाहिए हर सेक्शन में टू इंश्योर कि यार आप कट ऑफ निकाल लो, क्योंकि कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं। लेकिन इस पेपर में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है जो कैट में नहीं है, विच इज़ कि अगर आपने 8 क्वेश्चन छोड़े, उसके बाद एवरी क्वेश्चन यू लीव गेट्स यू -0.1। सो अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो -1, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए तो -2, 30 क्वेश्चन छोड़े तो -3 एंड या फ्री के मार्क्स लगा रहे हो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया तो -0.25, अगर राइट किया तो +1। ये तो आई गेस सबको पता होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हेमंत क्या किया जाए? क्या एक क्वेश्चन पे गेस गेस मारना चाहिए कि शुड आई लीव इट एंड बी एन -1? सो आई एम गिविंग यू अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लीज 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 सी इट। You will get a lot of things clear and then you can decide what to do. The one thing I want to clearly state is because maths always not fits, तो हाँ, ये आपका लक पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। बट आई टू कैलकुलेटेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाट आई डू इज, जो स्ट्रैटेजी मैं बोलूँगा, एक काम करते हैं, एक बार यूट्यूब पे लाइव करके देखते हैं उस स्ट्रैटेजी को एंड देखते हैं डज इट पे ऑफ और नॉट। सो लेट्स अज्यूम 75 में से आप 8 क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपको नहीं आता, तो आपके लिए 67 क्वेश्चन ही है। 67 में से 27 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपने वो अटेम्प्ट कर दिए एंड आपने बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए। तो 30-40 क्वेश्चन छोड़ने के आपके -4 मार्क्स हुए, तो आप 27 राइट किए, मान के चलो बहुत अच्छी बात है। -4 23 लग गए। अब एक होता है कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ का। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होता है? आपने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि अगर एक क्वेश्चन राइट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है, 4 में से एक ऑप्शन सही है, और रॉन्ग करने का 3/4 है। फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू गेट राइट यू गेट +1, फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू गेट रॉन्ग यू गेट -0.25। तो आपका टोटल एक्सपेक्टेड पे ऑफ है 0.0625। अब इसका मेन गेम क्या है कि अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपको -1 लेना ही पड़े -0.1 लेना ही पड़ेगा। बट अगर आपने गेस किया एंड देयर इज अ 25% चांस दैट यू कैन बी राइट, तो आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ 0.625 है, विच इज ग्रेटर देन -1। सो मैथमेटिकली इट मेक्स सेंस टू अटेम्प्ट ऑल द 30 क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग एट द 40 क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू लीव नाउ। अब इसमें क्या चाहिए कि मान लो अगर आपने एक ऑप्शन को आउट कर दिया,
ठीक है, तो आपका पे आउट और इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट इज 1/3 एंड गेटिंग रॉन्ग इज 2/3। तो आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ इंक्रीजेस, इट्स ग्रेटर देन 0.06, समवेयर अराउंड 0.07 कुछ हो जाएगा। एंड अगेन इट मेक्स सेंस टू डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे आपने कितने, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से, ठीक है, कि हेमंत मैं सारा अटेम्प्ट नहीं करना चाहता 40, बट मुझे कम से कम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि मैं नेट नेगेटिव में ना जाऊं या मैं जीरो पे रहूं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू आस्क। और आप ये भी पूछ सकते हो कि आपने कैट में ये चीज़ क्यों नहीं सजेस्ट की। तो अगर आप कैट में देखो एक्सपेक्टेड पे ऑफ, फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट राइट यू गेट 3 marks, एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट रॉन्ग यू गेट -1, एंड देयर इज अ 25% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 3 marks, ठीक है, एंड 75% प्रोबेबिलिटी यू विल गेट -1। तो अगर एक्सपेक्टेड पे ऑफ करें तो 3 इंटू 0.25 विच बिकम्स 0.75 माइनस 1 इंटू 0.75, मतलब प्लस कर दो, सॉरी माइनस नहीं, तो 0.3 इंटू 25 हो गया 0.75 माइनस 0.75, तो जीरो। तो अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो तो भी आपको जीरो मिल रहा है, और अगर आप एक क्वेश्चन पे गेस वर्क कर रहे हो तो भी आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ जीरो ही है, एंड दैट वाई इट डज नॉट मेक सेंस फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एट ऑल इन कैट। अगर वहाँ पे भी होता कि भाई क्वेश्चन छोड़ने पे आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना होता। क्योंकि मैं ये पूरा चीज़ आपको वीडियो में नहीं समझा सकता, तो मैं पिन्ड कमेंट में डाल दूंगा इसका पूरा कैलकुलेशन। आप जीपीटी से भी पूछ सकते हो, इसको एक्सपेक्टेड पे ऑफ बोलता है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ अगर आपने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका 27 - 4 23 होगा, एंड आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो योर एक्सपेक्टेड पे ऑफ विल बी 6.5 पॉजिटिव, मतलब कि आप 27 की जगह 29.5 लाओगे, तो 23 से 29.5 इज अ डिफरेंस ऑफ 6.5 मार्क्स, विच चेंजेस द गेम इन द एग्जाम। वील डू दिस इन अ लाइफ। हम लोग 27 क्वेश्चन सही करेंगे, 40 क्वेश्चन गेस मार्क करेंगे और 8 क्वेश्चन छोड़ देंगे, एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द रिजल्ट विल बी। मैं उन सब के आंसर्स नहीं देखूंगा, आप मुझे कोई भी टेस्ट देना मैं उसमें ही ये अटेम्प्ट करूंगा, ताकि कोई बायसनेस ना हो, पता ना हो कि हाँ भाई ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड वी विल फिगर इट आउट। ओके, so this is all from my side. I hope you got the resources, the strategy, and everything. I hope you have understood about my GDPR course as well. And thank you so much for watching this video. I hope I gave you a lot of value. Do check the pin comment, join the community, and all the best for your exam. It's a very important exam, and I am always there to give you as much value as I can. Thank you so much once again. I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.